हेलो साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस सेशन में। और आज हम समझेंगे राज्य मंत्री परिषद के बारे में। तो एम लक्ष्मीकांत का ये 32 चैप्टर है जिसमें दिया गया है राज्य मंत्री परिषद। तो ये राज्य मंत्री परिषद क्या होती है, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, उन सारी बातों पर हम इस वीडियो में या आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले जानेंगे कि राज्य मंत्रिपरिषद क्या है और इसके अंदर पढ़ना क्या है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। देखो, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सबसे पहले यहाँ केवल हमें ये देखना है कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। तो क्या क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहले हमें देखना है संवैधानिक प्रावधान। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? संवैधानिक प्रावधान। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श की प्रकृति। क्या लिख सकते हैं? मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श परामर्श की प्रकृति। ठीक है। दूसरी चीज, ये दूसरा पॉइंट है जो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। फिर आएगी मंत्रियों की नियुक्ति। नेक्स्ट पॉइंट, मंत्रियों की नियुक्ति। फिर हम क्या समझेंगे? फिर देखेंगे मंत्रियों के उत्तरदायित्व। ये इसी चैप्टर में पढ़ने हैं हमें। क्या देखेंगे? मंत्रियों के उत्तरदायित्व। ठीक है, इतनी बातें आपने देख ली हैं। फिर देखेंगे मंत्री परिषद का गठन। तो यहां लिख लो मंत्री परिषद का गठन। उसके बाद कैबिनेट। कैबिनेट। और फिर आ जाती है साथियों टिप्पणी एवं संदर्भ। टिप्पणी एवं संदर्भ। तो जितनी हमने बातें कही है पहले वो देखो। सबसे पहले हमने किसकी बात की? संवैधानिक प्रावधान, मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श की प्रकृति, मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों के उत्तरदायित्व, मंत्री परिषद का गठन और कैबिनेट। ठीक है। इतनी सारी चीजें हमें देखनी है तो हमने ये लिख दी हैं। फटाफट इन्हें आप एक बार देख लेना पहले। सबसे पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये देखेंगे, फोर्थ पॉइंट ये है, 5 ये है और उसके बाद 6 ये है। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए जो भी पॉइंट हमने लिखे हैं। कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए जो भी पॉइंट हम लिखवाए हैं। चलो, हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। इसे चार्जिंग पे लगा दे। ठीक है, चलें आगे और देखते हैं क्या क्या दिया गया है। चलो, सबसे पहले आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि इधर दिया गया है। हमें थोड़ा ऐसे होके पढ़ाना पड़ेगा क्या आज? देखो, अब आपको दिख रहा होगा। भाई तो दिक्कत हो जा रही है, साइड में दे दिया। कोई नहीं, हम साइड में हो जाएंगे, पहले पढ़ाएंगे उसके बाद साइड में हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। राज्य कार्यपालिका मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद संवैधानिक प्रावधान। क्या संवैधानिक प्रावधानों की हमने बात की कि पहले पॉइंट में हम क्या समझेंगे? संवैधानिक प्रावधान। तो आइए उन्हीं के बारे में समझते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। तो सबसे पहली हेडिंग जो है दी गई है संसदीय व्यवस्था का सिद्धांत। संसदीय व्यवस्था का सिद्धांत। और इसमें क्या है पढ़ेंगे तो देखेंगे, आइए जानते हैं।
भारत के संविधान में केंद्र के समान राज्य स्तर पर भी संसदीय व्यवस्था या पार्लियामेंट्री सिस्टम का प्रावधान है। इस लाइन को आपने पढ़ा, अब पढ़ के ऐसे ही नहीं निकलना। ये लाइन हमें बता रही है संवैधानिक प्रावधान में पहला जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है वो हमें बता रहा है कि जिस प्रकार संविधान में क्या है, केंद्र के समान राज्य स्तर पर भी संसदीय व्यवस्था होती है। क्या समझे? भारत के संविधान में केंद्र के समान राज्य स्तर पर भी जो हमारा राज्य स्तर है उस पर भी क्या होती है, संसदीय व्यवस्था होती है। यही तो लाइन बताई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहां से है, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है, राज्य की वास्तविक कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद में निहित होती है। सर ये बीच में नहीं हो सकता क्या? ये बीच में नहीं हो सकता, बीच में कर दो। फिर यहां से लाइव हो जाएगा, रहने दो फिर। चलो ऐसे पढ़ लेते हैं आज। देखो क्या लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया है पहला पॉइंट में हमने क्या देखा, हमने देखा राज्य की वास्तविक कार्यकारी शक्ति, किसकी? जो राज्य की वास्तविक कार्यकारी शक्ति होती है वो मुख्यमंत्री एवं उनकी मंत्री परिषद में निहित होती हैं। किसमें? देखो फिर से समझो लाइन को। जो राज्य की वास्तविक कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री, भाई राज्य की जितनी कार्यकारी शक्ति है किस किस में निहित होती है? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद में निहित होती है। ये बात आपको याद रखनी है, बस कीजिए, बार बार डिस्टर्ब हो रही होगी। ठीक है, दो पॉइंट आपको किस किस में है कार्यकारी शक्ति निहित? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद में निहित होती है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, राज्यपाल नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। जो राज्यपाल है वो नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन जो वास्तविक शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? मंत्री परिषद के पास होती है। राज्यपाल नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है, और जो वास्तविक शक्ति होती है वो किसके पास होती है? वो होती है मंत्री परिषद के पास। इतनी बात अब तक आपको समझ में आई? हमने कुछ नहीं समझा। पहले पॉइंट में साथियों हमने देखा था कि जो राज्य की कार्यकारी वास्तविक शक्तियां होती है, वास्तविक कार्यकारी शक्ति होती है, वो किसके पास होती हैं? वो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद में निहित होती है। राज्यपाल नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? वो होती है मंत्री परिषद के पास। हमने यहाँ पर इतनी बातें समझी। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है आर्टिकल 163। इस आर्टिकल 163 में क्या है? राज्यपाल को सहायता एवं सलाह। क्या देखना है? राज्यपाल को सहायता एवं सलाह। तो इसमें क्या है? देखो, राज्यपाल को उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल जो होते हैं, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या, जो गवर्नर होते हैं उन्हें सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? मंत्री परिषद होगी, इसका प्रधान कौन होगा? जिसका प्रधान होते हैं सीएम, मुख्यमंत्री। और ये सारी बात किस में है? आर्टिकल 163 में। भाई आर्टिकल 163 में आपको इतना याद रखना है कि राज्यपाल को उनके कार्य निष्पादन में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक क्या होती है? मंत्री परिषद होती है, और जिसके प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। ये सारी कहानी दी गई है आर्टिकल 163 में। ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ विषय ऐसे होते हैं। क्या दिया गया है? कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें राज्यपाल संविधान द्वारा अपने विवेक से कार्य कर सकते हैं, डिस्क्रेशन से कार्य कर सकते हैं। देखो क्या है, फिर से समझो। उन मामलों में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा।
दूसरा पॉइंट हमें पहले में तो हमने देखा क्या देखा कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। और दूसरी बात हमने जो चर्चा की है वो क्या की है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें राज्यपाल संविधान द्वारा जिसमें राज्यपाल संविधान द्वारा अपने विवेक क्या करता है, अपने विवेक से कार्य कर सकते हैं। अपने विवेक से कार्य करेगा कौन, राज्यपाल। उन मामलों में राज्यपाल का निर्णय ही, राज्यपाल का डिसीजन ही कैसा होता है, अंतिम होता है। ये बात आपको याद रखनी है। चलो आगे, तीसरा पॉइंट क्या है वो देखो। ये किसमें चल रही है, आर्टिकल 163। यह प्रश्न न्यायालय की विचारणीय नहीं होगा कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी थी या नहीं। भाई ये जो मंत्रिपरिषद से सलाह लेने की बात की गई है राज्यपाल को, तो यह प्रश्न न्यायालय में क्या नहीं होगा, विचारणीय नहीं होगा। विचारणीय नहीं होगा कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी है या नहीं। ये सारी बात की है हमने आर्टिकल 163 में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं अब आर्टिकल 164, मंत्रियों संबंधी अन्य उपबंध। मंत्रियों संबंधी अन्य उपबंध दिए गए हैं आर्टिकल 164 में। 163 राज्यपाल सलाह, मंत्रिपरिषद प्रधान, मुख्यमंत्री। राज्यपाल अपने विवेक से भी कार्य कर सकता है जिसमें राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। और प्रश्न 3 पॉइंट देखे थे ना, प्रश्न क्या, राज्यपाल की जो सलाह संबंधी बातें की गई हैं वो न्यायालय में विचारणीय नहीं होंगी। ठीक है, चलो आओ ये देखो अब आर्टिकल 164, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्यपाल करता है। सीएम की नियुक्ति राज्यपाल, ठीक है। लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, भाई एक बात बताओ, मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो कर दी है राज्यपाल ने। किसने, मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो कर दी है राज्यपाल ने। लेकिन अब बात ये देखने की, जो मंत्री परिषद है, जो मंत्री है बाकी, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं। तो देखो यहाँ दिख रहा होगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर करते हैं। बाकी जो मंत्री बचते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के परामर्श से करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलो फिर आता है विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान में क्या आएगा, विशेष प्रावधान में आएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा जनजातीय कल्याण हेतु पृथक मंत्री आवश्यक है। क्या कहा, विशेष प्रावधान में साथियों बात की गई है, यदि बात की जाए किसकी, विशेष प्रावधान, इसमें किस किस की बात की गई है, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और जनजातीय कल्याण हेतु। क्या होगा, जनजातीय कल्याण हेतु पृथक मंत्री आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, बिहार को 94 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2006 द्वारा प्रावधान से मुक्त किया गया। इस प्रावधान से मुक्त किया गया, जो पृथक मंत्रियों की आवश्यकता थी उसको बिहार को उससे अलग किया गया। और उसके लिए हमारे संविधान में 94th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, जिसके तहत यह हुआ है। कब हुआ अमेंडमेंट, 2006 में। चल अब आती है बात मंत्री परिषद का आकार। बताओ भाई, मंत्री परिषद का आकार कितना होगा, कितने मंत्री होंगे, कितने नहीं होंगे, ये बात भी तो पता होनी चाहिए। ये बात भी पता होनी चाहिए। तो देखो कैसे पता रहेगी, चलो देखें। तो आकार की यदि बात करें, किसकी बात चल रही है, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद के आकार की बात चल रही है।
भाई संविधान में संशोधन हुआ था 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में। और इसमें क्या कहा गया वो देखो, इसमें कहा गया अधिकतम संख्या कितनी, अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। कितनी भी सदस्य संख्या हो विधानसभा की जो विधानसभा होती है, विधानसभा की कुल संख्या का, कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए, 15% होना चाहिए। मंत्रियों के आकार की बात चल रही है मंत्री परिषद की। और न्यूनतम मंत्री 12 मंत्री मुख्यमंत्री सहित, 12 मंत्री मुख्यमंत्री सहित होने ही चाहिए, ये बात चल रही है न्यूनतम की। और अधिकतम कितने, विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के कितना, 15%। भाई मान लिया कितना कि 200 है, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 200 है, क्या है 200 है, तो इसका 15% होगा। ये अधिकतम की बात चल रही है। और बात की जाए अगर न्यूनतम, न्यूनतम तो न्यूनतम में कितनी होनी चाहिए, 12 मंत्री होने चाहिए मुख्यमंत्री सहित। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यदि कोई मंत्री दल बदल कानून के अंतर्गत अयोग्य ठहराया जाता है, दल बदल भाई किसी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, अगर वो अयोग्य ठहराया जाता है तो वह मंत्री पद पर भी अयोग्य होगा। यदि कोई मंत्री अपनी पार्टी को छोड़ता है, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसे छोड़ता है फिर और ज्वाइन कर लेता है, तो वो क्या होगा, उस मंत्री को क्या अपने पद के लिए वो कैसा होगा, तो वह मंत्री पद पर भी अयोग्य होगा। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है, मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। जो पूरी मंत्री परिषद होती है किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करती है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करती है मंत्री परिषद। ठीक है। नेक्स्ट, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो क्या जवाब होगा कि जो मंत्री परिषद है वो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये बात आपको याद रख लेनी है। फिर आता है राज्यपाल, क्या है नेक्स्ट, राज्यपाल मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। भाई राज्यपाल ही तो शपथ दिलाते हैं मंत्रियों को, और किस चीज की, पद की और उन गोपनीयता की, कि किसी भी अगर कोई सभा हुई है और उस सभा में क्या बातें हुई अगर तुम जाके बाहर लीक कर दोगे तो कैसे काम चलेगा, तो गोपनीयता की सभा दिलाते हैं कौन, राज्यपाल। यदि कोई मंत्री 6 माह तक विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाता, यदि कोई भी व्यक्ति 6 माह तक विधानसभा का सदस्य नहीं बन पाता तो उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। तो क्या होगा, जो उसका मंत्री पद है वो समाप्त हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आई। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है देखो, नेक्स्ट पॉइंट दिया है मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते। जो मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित होते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए कि मंत्रियों के, जो मंत्री हैं उनके वेतन एवं भत्ते किसके द्वारा निर्धारित होते हैं, तो ये राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित होते हैं। एक्चुअली ये चैप्टर अगर आप देखेंगे तो जो हमने राज्यपाल मुख्यमंत्री आपको कराया है उसमें हो गया है, लेकिन अलग से दिया गया है 32 चैप्टर, तो इसलिए हम जो बुक में कंटेंट है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 166 166 राज्य की कार्यपालिका की कार्यवाही। राज्य की बात चल रही है, राज्य की कार्यपालिका की कार्यवाही। ठीक है, चलो आगे। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, राज्य की समस्त कार्यपालिका की कार्यवाहियां राज्यपाल के नाम से अभिव्यक्त होंगी। क्या होंगी, कि राज्य की समस्त कार्यपालिका की कार्यवाहियां, जितनी भी समस्त कार्यपालिका की कार्यवाही होंगी वो राज्यपाल के नाम से ही अभिव्यक्त होंगी। किसके नाम से होती हैं, वो सब राज्यपाल के नाम से होती हैं। जैसे केंद्र में देखा जाए तो किसके नाम से होती है बताइए,
केंद्र में किसके नाम से होती है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? भाई राष्ट्रपति के नाम से, करते तो सब प्रधानमंत्री है, लेकिन जो सिग्नेचर होता है आखिरी वो किसके नाम से होता है, वो होता है राष्ट्रपति जी के नाम से। राज्यपाल के नाम से जारी आदेशों एवं दस्तावेजों की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ये क्या कह रहे हैं, राज्यपाल के नाम से जितने भी आदेश जारी होंगे, दस्तावेज जारी होंगे, उनकी वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ये पॉइंट आपको याद रखना है। राज्यपाल की कार्यपालिका की कार्यवाहियों की सुगमता एवं मंत्रियों के बीच कार्य के आवंटन हेतु नियम बनाएंगे। राज्यपाल क्या करेंगे, कार्यपालिका की कार्यवाहियों की सुगमता, कार्यवाही की सुगमता एवं मंत्रियों के बीच कार्यों के आवंटन हेतु नियम बनाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। नियम कौन बना रहे हैं, राज्यपाल। फिर आता है आर्टिकल 167। अभी तक राज्यपाल की बात चल रही थी, अब आएंगे मुख्यमंत्री के कर्तव्य। क्या, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की बात करेंगे इसमें हम, ठीक है। एक मिनट रुकना बस। चलो अब बात करते हैं हम क्या, आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह क्या कर्तव्य होगा, कि मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों एवं विधेयकों के प्रस्तावों की सूचना राज्यपाल को लाके दे। जितने भी विधेयक रहेंगे, प्रस्ताव रहेंगे, मुख्यमंत्री क्या करेगा, उन सबकी सूचना राज्यपाल को लाके देगा। ये काम पहला हो गया। राज्यपाल द्वारा मांगी गई प्रशासनिक या विधायी सूचना उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री उन सारी विधायी सूचनाओं को उपलब्ध कराएगा जो राज्यपाल मांगेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, राज्यपाल के कहने पर किसी मामले को मंत्री परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करे। क्या, मंत्री परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करे, भले ही उस पर निर्णय किसी एक मंत्री ने लिया हो। क्या, भले ही उस पर निर्णय किसी एक मंत्री ने लिया हो। ये बात आपको याद रखनी है। चलो अब आता है आर्टिकल 177 मंत्रियों के सदन संबंधी अधिकार। देखो मंत्रियों के सदन संबंधी अधिकार क्या है, प्रत्येक मंत्री को राज्य की, चलो देखो ये हमने किसके बारे में देख रहे हैं, मंत्रियों के सदन संबंधी अधिकार। जितने भी मंत्री होते हैं उनके सदन संबंधी कितने अधिकार होते हैं, उनकी हम बात करेंगे आर्टिकल किसमें, 177 177 में। चल, प्रत्येक मंत्री को राज्य की विधानसभा और विधान परिषद में जहां यह हो, क्या हो, विधान परिषद की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार होगा। जितने भी प्रत्येक मंत्री को राज्य की वो विधानसभा हो या विधान परिषद, उसमें भाग लेने, कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है। किसके पास, मंत्रियों के पास, प्रत्येक मंत्री के पास। नेक्स्ट पॉइंट, वह उन समितियों में भी भाग ले सकता है जिनका वह सदस्य है। जिनका वह सदस्य है वह उन समितियों में भी जाके भाग ले सकता है, परंतु यदि वह संबंधित सदन का सदस्य नहीं है तो उसे मत देने का अधिकार नहीं है। यदि वो संबंधित सदन का सदस्य नहीं है तो बोल सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार उसके पास नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे, ये तो आपने जो हमने पढ़ाया वही है। आर्टिकल 163 मंत्रियों की स्थिति एवं राज्यपाल से संबंध है। आर्टिकल 164 नियुक्ति, संख्या, कार्यकाल, शपथ, उत्तरदायित्व, वेतन भत्ते। 166 कार्यपालिका की कार्यवाहियों की विधि। 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की बात की। 177 मंत्रियों के सदन संबंधी अधिकार देखे हमने। चलो अब आता है मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श की प्रकृति। हमारा एक टॉपिक है जब हम शुरू में लिखवाए थे, मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श की प्रकृति, आर्टिकल 163। चले, आर्टिकल 163 का मूल प्रावधान क्या है,
राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए, जो हम पढ़े, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ये तो हमने पढ़ लिया ना भाई। राज्यपाल केवल उन्हीं मामलों में अपने विवेक से कार्य कर सकता है जहां संविधान या उसके अधीन विशेष रूप से अपेक्षित हो। जब विशेष रूप से अपेक्षित होंगे वहीं वो अपने विवेक से काम करेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं भी करेगा। ठीक है। राज्यपाल का विवेक अधिकार देखिए। अब यदि कोई प्रश्न उठाता है, क्या प्रश्न उठाता है? यदि कोई प्रश्न उठाता है कि कोई विषय राज्यपाल के विवेक अधिकार में आता है या नहीं, तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। ये बात भी हमने कर ली है। राज्यपाल द्वारा लिए गए किसी निर्णय की वैधता इस आधार पर प्रसंगत नहीं होगी कि उसे विवेकाधिकार से लेना चाहिए था या नहीं। इतनी बात समझ में आई? चलो, अब है न्यायिक समीक्षा का निषेध। ये क्या है न्यायिक समीक्षा का निषेध? किसी न्यायालय में यह जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राज्यपाल को सलाह दी या नहीं, और यदि दी है तो क्यों दी है। ये बात भी हमने कर ली है ऊपर, सारी जितनी भी हम पढ़ा रहे हैं ना आपको, ये सब बात हो चुकी है। उच्चतम न्यायालय की व्याख्या। तो 1971 का निर्णय क्या था? 1971 का निर्णय ये था कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए, राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद हमेशा रहेगी। क्या? राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद हमेशा रहेगी। फिर यदि विधानमंडल भंग हो जाए, यदि विधानमंडल भंग हो जाए या मंत्री परिषद इस्तीफा दे दे, तब भी वर्तमान मंत्री परिषद कार्यवाहक रूप में बनी रहती है जब तक नई मंत्री परिषद ना आ जाए। जब तक भाई जिस तरीके से राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जब तक या तो त्याग पत्र दे दे भाई, जल्दी से मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री, इनकी सबकी नियुक्ति हो जाए। अगर नहीं होती है तो तब तक ये अपने कार्यकाल में बनी रहेंगी जब तक दूसरा कोई इनकी जगह नहीं ले लेता। ठीक है। 1974 का निर्णय क्या था? राज्यपाल का निर्णय और कार्य मंत्री परिषद की सलाह पर आधारित होगा। राज्यपाल का निर्णय और कार्य मंत्री परिषद की सलाह पर आधारित होगा। पहला पॉइंट ये है। राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से कार्य नहीं करेगा। क्या है? जो राज्यपाल होता है वो व्यक्तिगत रूप से कार्य नहीं करेगा और मंत्री परिषद की सलाह के विरुद्ध नहीं जा सकता। समझ गए इस बात को? राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से कार्य नहीं करेगा और मंत्री परिषद की सलाह के विरुद्ध भी नहीं जा सकता। ये बात भी आपको याद रख लेनी है। ठीक है। यहाँ निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं? राज्यपाल की संतुष्टि का अर्थ है मंत्री परिषद की संतुष्टि। राज्यपाल संतुष्ट तो मंत्री परिषद संतुष्ट, न कि राज्यपाल की व्यक्तिगत राय। इसमें राज्यपाल की व्यक्तिगत राय नहीं, यहाँ देखी जाती है मंत्री परिषद की संतुष्टि, और जब मंत्री परिषद की संतुष्टि है तो राज्यपाल की संतुष्टि। ठीक है। अब देखो, मंत्रियों की नियुक्ति आर्टिकल 164 के अंतर्गत। अब समझो क्या है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति हमने वैसे देख ली है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। शेष मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करता है या परामर्श से करता है। विशेष प्रावधान। जनजातीय मंत्री क्या होते हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा में जनजातीय कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री का होना अनिवार्य है। क्या है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में जनजातीय कल्याण हेतु पृथक मंत्री का होना अनिवार्य है। ये बात आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट। प्रारंभ में यह प्रावधान बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा के लिए था। पहले कि जनजातियों के लिए मंत्रियों की नियुक्ति किस किस के लिए हो रही थी? बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा के लिए था। 94वां संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा बिहार को इससे मुक्त कर दिया गया। क्यों मुक्त कर दिया गया? क्योंकि बिहार में अब कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। ठीक है। बिहार में अब कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या बहुत कम है। क्या है? जो अनुसूचित जनजातियां थी उनकी संख्या बहुत कम है। अब देखो, मंत्रियों की सदस्यता।
यहाँ तक जितनी चीजें हमने पढ़ाई है वही सब चल रहा है। बहुत आसान सभी टॉपिक हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ ना आए। चलें आगे? चलो। मंत्रियों की सदस्यता, लेजिस्लेचर मेंबरशिप, ये क्या है देखिए। सामान्यतः वही व्यक्ति मंत्री नियुक्त होता है। सामान्यतः वही मंत्री नियुक्त होता है जो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो। वही मंत्री नियुक्त होगा जो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होता है। इतनी बात याद रखनी है आपको। यदि कोई व्यक्ति सदस्य नहीं है, आप समझो, यदि कोई व्यक्ति सदस्य नहीं है तब भी उसे मंत्री बनाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति सदस्य नहीं है तब भी उसे मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 माह के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। ये बात समझ में आई? ये इतना डार्क कैसे चलने लगा अभी तो? 1 मिनट रुकना। चलो देखो। एक स... 1 मिनट, 1 मिनट भाई। एक सदन का सदस्य अनिवार्य है निर्वाचन या मनोनयन से। यानी कि यदि किसी व्यक्ति के पास सदस्यता नहीं है तो उसे भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 माह के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। यही बात की गई है। देख लो, ठीक है। चलो आगे। यदि वह 6 माह तक सदस्य नहीं बनता तो उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। यदि वह 6 माह तक सदस्य नहीं बनता तो उसका जो मंत्री पद है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इतनी बातें आपको याद रखनी है। सदन में भागीदारी का अधिकार, अब हम क्या जानेंगे? सदन में भागीदारी का अधिकार। तो आइए, यदि कोई मंत्री किसी एक सदन का सदस्य है, यदि कोई एक मंत्री किसी एक सदन का सदस्य है तो उसे दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार होगा। वो दूसरे सदन में भाग भी ले सकता है और जाके बोल भी सकता है, लेकिन मतदान का अधिकार केवल उसी सदन में होगा जिसका वह सदस्य है। मान लिया 2 सदन है, अब एक व्यक्ति किसी एक सदन का सदस्य है, एक का नहीं है, तो क्या वह दूसरे सदन में जा सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है? बिल्कुल जा सकता है। वो जाएगा, वो बोलेगा, लेकिन वो जाएगा, कार्यवाही में भाग लेगा, बोलेगा, लेकिन मतदान नहीं करेगा, क्योंकि मतदान वह उसी सदन में करेगा जिसका वह सदस्य है, जिसका वह सदस्य है। इतनी बात हो गई। तो आइए अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे मंत्रियों की शपथ एवं वेतन उत्तरदायित्व। किसमें? आर्टिकल 164 में। किसमें? आर्टिकल 164 में। तो देखो, सबसे पहले मंत्रियों की शपथ। किसकी बात करेंगे हम? मंत्रियों की शपथ। तो राज्यपाल कार्यभार ग्रहण करने, 1 मिनट भाई। तो देखो, राज्यपाल कार्यभार ग्रहण करने से पहले मंत्रियों को 2 प्रकार की शपथ दिलाते हैं। एक तो पद की शपथ, दूसरी गोपनीयता की शपथ। हमने इस पे बात कर ली है, वैसे देखो तीसरी बार आया है अब ये। पद की शपथ में क्या होगा? ये मंत्री यह शपथ लेता है, क्या शपथ लेता है? कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। क्या शपथ लेगा? कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, ये शपथ होगी। और मैं भारत की प्रभुता, संप्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा। मैं अपने दायित्वों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। इन सारी बातों की शपथ लेता है कौन?
कौन लेते हैं? मंत्री। गोपनीयता की शपथ में क्या आता है? मंत्री यह शपथ लेता है कि मंत्री के रूप में मेरे विचार लाए गए हैं या मेरे ज्ञान से आए हैं, किसी भी विषय को अपने कर्तव्य के उचित निर्वहन हेतु आवश्यक होने पर छोड़कर मैं किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करूंगा। ये बात आपको याद रखनी है। फिर है मंत्रियों का वेतन एवं भत्ते, जबकि हमने बात कर ली है वेतन भत्तों की भी, बार बार वही बात आ रही है। मंत्रियों का वेतन एवं भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा समय समय पर तय होते हैं। मंत्रियों के वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा समय समय पर तय होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। एक मंत्री का मूल वेतन एवं भत्ता विधानमंडल के सदस्य के बराबर होता है। एक मंत्री का मूल वेतन एवं भत्ता विधानमंडल के सदस्य के बराबर होता है, ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है, चलो। इसके अतिरिक्त मंत्री को निम्न लाभ भी मिलते हैं। कौन कौन से लाभ मिलते हैं? व्यय भत्ता, निःशुल्क सरकारी निवास, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधा, अन्य पद संबंधी सुविधाएं। ये सारी भी सुविधाएं किसको मिलती हैं? मंत्रियों को दी जाती हैं। ठीक है। अब है मंत्रियों का उत्तरदायित्व। क्या? मंत्रियों का उत्तरदायित्व क्या होता है? सबसे पहले सामूहिक उत्तरदायित्व, कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या आएगा? देखो, आर्टिकल 164 क्लोज 2 के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके? राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है, क्या अर्थ है? मंत्री परिषद अपने सभी निर्णय व कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। कैसी है? संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। यदि विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पास कर देती है, यदि विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पास कर देती है तो संपूर्ण मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, चाहे वह विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य हो। सभी को क्या देना पड़ेगा? यहाँ पर सभी को इस्तीफा या त्याग पत्र देना पड़ता है। ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मंत्री परिषद विधानसभा भंग करने और नए चुनाव कराने की सलाह राज्यपाल को दे सकते हैं। राज्यपाल उस मंत्री परिषद का समर्थन नहीं कर सकता जिसने विधानमंडल का विश्वास खो दिया हो। क्या कहा? राज्यपाल उस मंत्री परिषद का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करेगा जिसने अपना विश्वास खो दिया हो। फिर उसके बाद प्रत्येक मंत्री को कैबिनेट के निर्णयों का समर्थन करना अनिवार्य है। प्रत्येक मंत्री को कैबिनेट के निर्णय का समर्थन करना अनिवार्य है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से असहमत क्यों ना हो। ये भी बात आपको याद रख लेनी है। यदि कोई मंत्री कैबिनेट के निर्णयों से असहमत है, यदि कोई मंत्री कैबिनेट के निर्णय से असहमत है और उसका बचाव नहीं कर सकता तो उसे इस्तीफा देना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे इस्तीफा देना चाहिए। भारत के इतिहास में कई मंत्रियों ने कैबिनेट के फैसले से मतभेद होने पर त्याग पत्र दिया है। भाई बहुत सारे मंत्रियों ने त्याग पत्र दे दिया है। चलो, अब है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या होते हैं? चलो देखते हैं क्या है ये सब, ये भी देख लेते हैं। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्टिकल 164 क्लॉज 1 के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जिसका अर्थ है राज्यपाल किसी भी मंत्री को पद से हटा सकते हैं। राज्यपाल का क्या करेंगे? किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं, परंतु यह कार्यवाही मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। वो हटाएंगे लेकिन जो कार्यवाही होगी वो मुख्यमंत्री की सलाह पर होगी। ये बात भी आपको याद रख लेनी है। यदि कोई मंत्री अपने कार्यों से मुख्यमंत्री को संतुष्ट नहीं करता
यदि कोई मंत्री अपने कार्यों से मुख्यमंत्री को संतुष्ट नहीं करता तो मुख्यमंत्री उससे इस्तीफा मांग सकते हैं या राज्यपाल को उसके बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं। देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यह प्रावधान क्या है? यह प्रावधान सामूहिक उत्तरदायित्व की पवित्रता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। विधिक उत्तरदायित्व का अभाव, नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आएगा? देखिए, भारतीय संविधान में क्या है? भारतीय संविधान में मंत्रियों पर कोई विधिक जिम्मेदारी नहीं है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। किसमें? भारतीय संविधान में। राज्यपाल द्वारा पारित आदेश या अधिनियम पर मंत्रियों के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है। क्या है? मंत्रियों के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है। न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा कर सकते हैं। न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की क्या कर सकते हैं? समीक्षा नहीं कर सकते हैं। ये बात याद रखनी है, समीक्षा नहीं कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। भाई इसमें कुछ और भी था लेकिन तो साथियों आज इसमें हमने बात की है विधिक उत्तरदायित्व का अभाव। 1 मिनट रुकना बस। इसमें जो हेडिंग रही है उनके बारे में हम अभी लिखते हैं, बस 1 मिनट रुकिए आप। बस 2 मिनट का टाइम दीजिए। चलो अब हमने यहाँ तक सारी चीजें जान ली है। विधिक उत्तरदायित्व का अभाव क्या है? भारतीय संविधान में मंत्रियों पर कोई विधिक जिम्मेदारी नहीं है। इतनी बात करने के बाद पेन कहाँ गया भाई हमारा? चलो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे और क्या जानेंगे, आइए। तो यहाँ पर डालते हैं मंत्री परिषद का गठन एवं संरचना। तो हमने मंत्री परिषद का गठन एवं संरचना की तो बात कर ली थी, आकार कितना होता है तो देख लीजिए एक बार। मंत्री परिषद मंत्री परिषद का गठन एवं संरचना, ठीक है। क्या आएगा इसमें? देखिए, सबसे पहले गठन और आकार की बात करें तो हमने कुल सदस्य संख्या के कितना 15% होता है, ठीक है। उसके बाद मंत्रियों के वर्ग, मंत्रियों का भाई वर्ग कौन सा होता है? कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री,
उप मंत्री, उसके बाद उप मुख्यमंत्री। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। मंत्रियों का वर्ग कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये आपको याद रख लेना है इसमें। ठीक है, फिर आता है मुख्यमंत्री की स्थिति क्या होती है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद के सर्वोच्च शासकीय पदाधिकारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैबिनेट मंत्रिमंडल। कैबिनेट मंत्री मंडल, इसमें क्या आएगा वो देख लो बस। तो इसमें आएगा मंत्री परिषद का मुख्य एवं छोटा भाग, कैबिनेट। और किसकी बात चल रही है, मंत्रिमंडल। तो क्या होता है, मंत्री परिषद का मुख्य एवं छोटा भाग। ठीक है, दूसरा कैबिनेट क्या लिखेंगे, केवल कैबिनेट मंत्री सदस्य होते हैं। केवल कैबिनेट कैबिनेट मंत्री सदस्य होते हैं, और ये राज्य सरकार की वास्तविक कार्यकारिणी है। क्या है, यह राज्य सरकार की वास्तविक कार्यकारिणी है। ये बात आपको याद रखनी है। भूमि क्या होती है, भूमिका। देखो पहले इतना लिख लो क्या है, जितना हम लिखे हैं उतना लिख लीजिए, देख लीजिए क्या लिखवाए हैं हम, उसके बाद आगे चलेंगे। हो गया इतना, चलो देखते हैं आगे। भाई भूमिका क्या होती है, यदि भूमिका की बात करें, भूमिका में क्या क्या आएगा, सर्वोच्च नीति निर्धारक, कार्यकारिणी, राज्य सरकार की नीतियों का निर्माण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तरह कार्य, प्रशासनिक समन्वय, राज्यपाल की सलाहकार और आपात स्थिति का प्रबंधन, ये सब काम करती हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रख लेनी है। और कैबिनेट समितियां क्या होती हैं, देखो कैबिनेट समितियां क्या होती हैं, कैबिनेट अपने कार्यों के लिए समिति बनाता है। एक तो बनाता है स्थायी समिति, और एक बनाते हैं अल्पकालिक समिति। अल्पकालिक और स्थायी स्थायी समिति, ये समितियां, ये अल्पकालिक समितियां। भाई देखो, स्थायी समिति वे होती है जो कभी भी यानी कि लंबे समय से काम कर रही है और वो करती रहती है, हमेशा कार्यरत रहती है। और अल्पकालिक वो किसी समय के लिए बनाई जाती है, जैसे अ, जैसे भाई या शांति के समय लग जाए, बना दी जाए, या कोई भी युद्ध अथवा कोई ऐसी आपात स्थिति, ट्रेजेडी आ गई है, भूकंप आ गया है, तो उस टाइम पर क्या बनेगा, अल्पकालिक समिति बनेगी, केवल कुछ टाइम के लिए बनाई जाएगी। जैसे ही वो काम खत्म होगा समिति भी समाप्त हो जाएगी। स्थायी समितियां लंबे समय तक कार्य करती हैं। ठीक है, निरंतर अपने क्या है, निरंतर ये बनी रहती है व्यवस्था में। तो आज हमने बात करी है, किसकी बात की है हमने, देखिए आज हमने बात करी है, ये तो 1 मिनट रुकना भाई।
आज हमने राज्य मंत्रिपरिषद की बात करी है, हर एक चीज़ पे चर्चा कर ली है, राज्य मंत्रिपरिषद क्या होती है? वही सारे काम है जो मुख्यमंत्री वाले चैप्टर में और राज्यपाल वाले चैप्टर में पढ़े हैं। यदि वो अच्छे से पढ़ लिए तो फिर इसे पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन कुछ जो-जो चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण थी वो सब हमने बता दी हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे फिर से एक अगले चैप्टर के साथ, तब तक ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।